जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। चाइना की स्टेट मीडिया बस्ट कर रही है भारत के खिलाफ फैलाई जाने वाली फेक न्यूज़। भारत के एसएमपीपी को मिला एडिशनल 10,000 बुलेट प्रूफ जैकेट सप्लाई करने का ऑर्डर। एक्स यूएई एनवॉय के मुताबिक भारतीय प्रधानमंत्री केवल एक फ़ोन कॉल से समाप्त कर सकते हैं मिडिल ईस्ट का क्राइसिस। प्रेसिडेंट ट्रंप के मुताबिक यूएस मिलिट्री ईरान की 40 से अधिक एडवांस वॉरशिप्स को अभी तक डुबो चुकी है और कावेरी इंजन जल्द भरेगा उड़ान। वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच भारत के खिलाफ फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा तो इनके जो हमले हैं वो लगातार जारी हैं और अब सोशल मीडिया पर एक और नया क्लेम किया जा रहा है कि बहरीन ने एक इंडियन स्पाई को कैप्चर किया है जो कि मोसाद के लिए काम कर रहा था और इस सो कॉल्ड इंडियन स्पाई का नाम बताया गया नीति मोहन। तो आपको स्पष्ट कर दी कि पूरी तरह से फेक न्यूज़ है, जिसकी पुष्टि भारतीय विदेश मंत्रालय की फैक्ट चेक टीम की तरफ से भी कर दी गई है। और जबकि जो असली घटना है वो कुछ इस तरह से है कि बहरीन की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है तो उनकी तरफ से अनाउंस किया गया था कि उनकी साइबर क्राइम यूनिट ने एशियन नेशनलिटीज़ के 6 इंडिविजुअल्स को गिरफ्तार किया है और जो कि ईरान द्वारा किए गए हमलों के बाद के परिणामों को वीडियोस के माध्यम से शेयर कर रहे थे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो 6 लोग गिरफ्तार किए गए उनमें से एक बांग्लादेशी है और 5 पाकिस्तानी है। इसी तरह से एक टर्किश न्यूज़पेपर भी है यानी सफक, और उसके द्वारा भी भारत के खिलाफ फेक न्यूज़ पोस्ट की जा रही है और जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स द्वारा सर्कुलेट की गई भारतीय सेना प्रमुख के एआई वीडियोज़ पर आधारित ये क्लेम किए हैं कि भारत स्वीकार कर रहा है कि उसने ईरान की शिप की लोकेशन इजराइल के साथ शेयर करी है। और ये वही क्लेम है जिसके बारे में भारत सरकार ऑलरेडी स्पष्ट कर चुकी है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। जबकि सच्चाई ये है कि भारत ने तो उन ईरान की तीनों शिप्स को अपने वहां डॉक करने की परमिशन दी थी और भारतीय सेना प्रमुख की एआई की मदद से एडिट की गई वीडियोज़ को सर्कुलेट किया जा रहा है और जिसमें इस तरह के निराधार दावे करते हुए दिखाया जा रहा है। और पाकिस्तान के जो प्रोपेगेंडा अकाउंट्स हैं उनका तो काम है, लेकिन जो टर्की के न्यूज़पेपर हैं तो उनको इस तरह के फर्जी पोस्ट करने से पहले फैक्ट चेक करना चाहिए। याद है कि इस फेक न्यूज़ को तो चाइना की जो स्टेट मीडिया है ग्लोबल टाइम्स तो उसने भी बस्ट किया है। और आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि चीन भारत के खिलाफ फैलाई जाने वाली फेक न्यूज़ को खुद ही बस्ट करे, जबकि वो तो फैलाने में शामिल रहता है। पर इस बार कुछ अलग ही देखने को मिला है कि ग्लोबल टाइम्स फैक्ट चेक करते हुए दिख रही है कि भारतीय सेना प्रमुख की जो वीडियो सर्कुलेट हो रही है फेक है। आज 10 मार्च को तिब्बतन अपराइजिंग डे की 67th एनिवर्सरी पर इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत यानी कि आईसीटी ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से इस बात का आह्वान किया कि तिब्बत के लोगों के इस पीसफुल स्ट्रगल को और भी मजबूती से सपोर्ट करें। और जबकि इस इवेंट के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी तो उसमें इंटरनेशनल डेलीगेशन भी शामिल था और उन्होंने तिब्बत के लिए और तिब्बत के लोगों के लिए अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाया है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि जो 10 मार्च है तो ये तिब्बत के इतिहास की सबसे प्रमुख तारीखों में से एक है, क्योंकि आज ही के दिन 1959 में कई हजार तिब्बतन्स ने जब ल्हासा में चाइना के अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू करी थी, क्योंकि जो चाइना है वो तिब्बत के दलाई लामा को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रहा था। फिर जिसके बाद तिब्बत में एक मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिला और उस प्रोटेस्ट को चाइनीज़ मिलिट्री ने बहुत ही ब्रूटल तरीके से क्रश कर दिया था, जिसमें कई हजार तिब्बतन्स की जान गई थी और फिर दलाई लामा को मजबूरी में तिब्बत छोड़ के भारत आना पड़ा था और फिर यहाँ उन्होंने तिब्बत की निर्वासित सरकार को स्थापित किया। और इसलिए ये जो दिन है ये तिब्बतन अपराइजिंग डे के तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है और ये चीनी शासन के विरुद्ध प्रतिरोध और सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एक संघर्ष की याद के तौर पर है। और तिब्बत के लोगों का जो संघर्ष है ये आज तक जारी है। और भारत के लिए जो तिब्बत है वो केवल एक ह्यूमन राइट का इशू नहीं है, बल्कि ये भारत की सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है। जब तक चीन ने तिब्बत को अपने कंट्रोल में नहीं लिया था तब तक तिब्बत जो है वो चीन और भारत के बीच एक स्ट्रेटेजिक बफर जोन की तरह काम करता था। और तिब्बत पर चीन के आक्रमण से पहले भारत चीन के साथ टेक्निकली कोई भी लैंड बॉर्डर शेयर भी नहीं करता था, लेकिन जब 1950s में चीन ने तिब्बत को अपने कंट्रोल में लिया तो तिब्बत का जो एक नेचुरल बफर जोन है तो ये भारत और चीन के बीच से हट गया और अब चीन की सीमाएं भारत के साथ लग गई। और उसके बाद से फिर दोनों देशों के बीच सीमा विवाद किस तरह का है वो आप सभी जानते ही हैं। और चीन इसी कोशिश में लगा हुआ है कि तिब्बत की जो दलाई लामा को चुनने की प्रोसेस है तो वो उसके कंट्रोल में आए, जबकि तिब्बत के लीडर्स बहुत ही स्ट्रांगली इसका विरोध करते हैं और इसी वजह से तिब्बत के दलाई लामा का जो फ्यूचर है वो भी एक मेजर इशू बना हुआ है। और जैसे कि अभी हाल ही में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी इस बात पर जोर दिया था कि कैसे भारत के लीडर्स ने पास्ट में गलतियां करी हैं जब उन्होंने तिब्बत को ऑफिशियली चीन के हिस्से के तौर पर रिकॉग्नाइज कर दिया था और ये एक बहुत बड़ी गलती थी। भारत की प्राइवेट डिफेंस फर्म एसएमपीपी लिमिटेड को पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए एडिशनल 10,000 बुलेट प्रूफ जैकेट सप्लाई करने का ऑर्डर प्राप्त हुआ है और ये उसी एग्जिस्टिंग ऑर्डर के ऊपर है जिसमें एसएमपीपी को पहले ही 40,000 यूनिट सप्लाई करने का ऑर्डर मिल चुका है। यानी कि एसएमपीपी अब टोटल 50,000 बुलेट प्रूफ जैकेट सप्लाई करेगी, जो कि बीएसएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी तो इनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। और कंपनी के मुताबिक 28,000 जैकेट्स ऑलरेडी डिलीवर भी की जा चुकी हैं
और कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार बाकी के यूनिट्स को अगले फाइनेंशियल ईयर तक के लिए शेड्यूल किया गया है। और हाँ, ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं ये भारत में ही डिज़ाइन की गई हैं और भारत में ही मैन्युफैक्चर की गई हैं। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने अपनी अपकमिंग MRO फैसिलिटी, जहां पे भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट की सर्विस होगी, तो इस फैसिलिटी के लिए चेन्नई बेस्ड रैमको सिस्टम्स के नेक्स्ट जनरेशन एविएशन सॉफ्टवेयर को चुना है। और रैमको सिस्टम्स अपने इंटीग्रेटेड एविएशन MRO प्लेटफॉर्म्स टाटा के सभी ऑपरेशंस में डिप्लॉय करेगी। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये मेंटेनेंस ऑपरेशंस के सभी पहलुओं को आसानी से मैनेज करने में मदद करेगा। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके मुताबिक भारत सरकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले रीजन में फंसे इंडियन फ्लैग वेसल्स को सुरक्षित बाहर निकालने के ऑप्शंस पर विचार कर रही है। बाकी इसमें किस किस तरह के ऑप्शंस शामिल रह सकते हैं तो उसके बारे में ऐसी कोई डिटेल फिलहाल अभी तक शेयर नहीं की गई है। और वहीं वेस्ट एशिया का क्राइसिस जो कि फिलहाल अभी समाप्त होने के ऐसे कोई संकेत नहीं दे रहा है, तो इसी बीच NDTV के साथ एक खास इंटरेक्शन में एक्स UAE इन्वॉय का कहना है कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उनके ईरान और इसराइल के काउंटर पार्ट्स को किया गया केवल एक फ़ोन कॉल इस पूरे इशू को सॉल्व करके इसे समाप्त कर सकता है। केवल एक फ़ोन कॉल। और उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि UAE ईरान US इसराइल तो इनके वॉर के बीच में नहीं फंसना चाहता है और इस बात को लेकर भी श्योर नहीं है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में UAE को क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है। US प्रेसिडेंट की तरफ से क्लेम किया गया है कि जब से इस वॉर की शुरुआत हुई है तो तब से अभी तक जो US है वो ईरान में 5000 टारगेट्स को हिट कर चुका है। और उनके मुताबिक ईरान की जो मिसाइल कैपेबिलिटी है वो 10% तक डाउन हो चुकी है। और लगभग 3.5 दिनों में जो US की मिलिट्री है वो ईरान की लगभग 46 टॉप ऑफ द लाइन शिप्स को डुबो चुकी है। प्रेसिडेंट ट्रंप का यह कहना था कि ईरान की ड्रोन और मिसाइल क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो रही है, नेवी खत्म हो चुकी है, सब कुछ समुद्र की गहराई में डूबा पड़ा है, 46 शिप्स, क्या विश्वास कर सकते हैं। सच कहूँ तो मुझे अपने लोगों पर थोड़ा गुस्सा आया जब मैंने पूछा कि किस क्वालिटी के शिप्स थे, तो उन्होंने कहा टॉप ऑफ द लाइन सर, यानी कि सबसे बेहतरीन। और जब मैंने ये कहा कि हमने उन शिप्स पर कब्जा क्यों नहीं किया, हम उनका इस्तेमाल कर सकते थे, हमने उन्हें क्यों डुबो दिया। और प्रेसिडेंट ट्रंप के मुताबिक उन्हें जवाब ये मिला कि उन्हें डुबोना ज़्यादा मज़ेदार है। हालांकि मैं इस बात का संदेह है कि शायद ही US मिलिट्री के किसी ऑफिशियल की तरफ से इस तरह का जवाब तो प्रेसिडेंट ट्रंप को दिया होगा ईरान की शिप को डुबोने वाले मामले पर। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप के जो आंकड़े हैं तो ये एक्चुअल में कितने सच हैं और कितने सच नहीं है तो इस पर स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उनके जो आंकड़े हैं वो अक्सर ऊपर नीचे होते रहते हैं। और बाकी जैसा कि क्लेम किया जा रहा है कि ईरान की जो मिसाइल कैपेबिलिटीज़ है वो कम हो चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके ईरान के हमले अभी तक नहीं रुके हैं। जबकि इसके विपरीत कुछ ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं जिनमें IRGC के सीनियर ऑफिशियल के हवाले से बताया गया है कि अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की अगली वेव के तहत अब से ईरान जो मिसाइल्स लॉन्च करेगा तो उनमें जो वॉरहेड है वो 1 टन से कम नहीं होगा। और 1000 किलोग्राम्स तक के वॉरहेड के साथ मिसाइल को लॉन्च करने का मतलब है और बड़े लेवल पर नुकसान। जबकि ईरान की आर्मी ने यह भी कहा है कि हाइफा में उन्होंने इसराइल की ऑयल और गैस रिफाइनरीज और फ्यूल रिजर्व पर अटैक ड्रोन्स का इस्तेमाल करके हमला किया और जो कि उनकी ऑयल फैसिलिटीज़ पर किए गए हमले के रिस्पॉन्स में। इसके अलावा ईरान ने अपने शाहिद ड्रोन के कुछ नए वेरिएंट्स को भी अनवील किया है जो कि एक तरह के जेट पावर्ड बूस्टर का भी इस्तेमाल कर रहा है। इसी बीच अमेरिका भी अब साउथ कोरिया से पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की जो बैटरीज हैं उन्हें मिडिल ईस्ट में रीडिप्लॉय कर रहा है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट की तरफ से कहा गया कि लगभग 11 कंट्रीज़ ने अभी तक यूक्रेन से मदद मांगी है ईरान के ड्रोन्स को काउंटर करने में। और कुछ ऐसी वीडियो फुटेज भी सामने आई हैं जो कि क्लेम कर रही हैं कि संभावित रूप से US के जो हिमार्स मिसाइल सिस्टम्स हैं तो उन्हें कुवैत की टेरिटरी से भी ईरान की तरफ लॉन्च किया गया है। वहीं इसी बीच ABC की न्यूज़ के मुताबिक US की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ईरान से एक इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट किया है जो कि इस बात के संकेत देता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर के एलिमिनेशन के बाद स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए सिग्नल्स दिए गए थे। हालांकि फिलहाल अभी तक कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन पर इमीडिएट थ्रेट की रिपोर्ट्स नहीं है। बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को एडवाइस दिया गया है कि वे सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को लगातार मॉनिटर करें। बाकी इस वेस्ट एशिया वाले वॉर के परिणाम क्या होंगे तो इस पर तो अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये जरूर कंफर्म है कि US और उसके अलाइज को बेहद ही महंगा साबित होने वाला है, क्योंकि उनके वेपन से मिलियंस ऑफ डॉलर्स के और वे मुकाबला कर रहे हैं ईरान के सस्ते ड्रोन्स का। और कुछ वीडियोस तो आपने देखे होंगे कि फाइटर जेट्स का भी इस्तेमाल हो रहा है ईरान के शाहिद जैसे चीप ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और वहाँ पे डिस्ट्रॉय भले ही ईरान का ड्रोन हो रहा है, लेकिन नुकसान ज़्यादा उनका हो रहा है जिनके फाइटर जेट्स हैं। तो जैसा कि पिछले महीने फरवरी में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने DRDO लैब GTRE की फैसिलिटी को विजिट किया था और अपनी इसी विजिट के दौरान उन्होंने कावेरी इंजन के फुल आफ्टर बर्नर इंजन टेस्ट को भी विटनेस किया। हालांकि इस टेस्ट के दौरान कावेरी इंजन ने आफ्टर बर्नर के साथ कितना थ्रस्ट जनरेट किया था तो उसके बारे में ऑफिशियली तो कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। और अब अभी हाल ही में जैसा कि 60 घातक UCAVs की खरीद को मंजूरी दी गई है और इन घातक UCAVs में भारत के कावेरी इंजन का ही वेरिएंट इस्तेमाल होने वाला है।
और अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो फिर केवल घातक UCAV नहीं बल्कि भारत के और भी जो UAVs प्रोग्राम है तो उनमें भी कावेरी इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि बहुत अधिक संभावना है कि GTA 6 से पहले आपको कावेरी इंजन का कमबैक देखने को मिल सकता है। बाकी एक अपडेट यह है कि आज 10 मार्च को दिन में 3 बजे LOC के साथ नौशेरा सेक्टर में 2 पाकिस्तानी आतंकियों के मूवमेंट्स को डिटेक्ट किया गया था और फिर जिसके बाद इंडियन आर्मी के ट्रूप्स ने तुरंत ही एक्शन लिया और इसी के परिणाम स्वरूप न केवल घुसपैठ के प्रयास को नाकाम किया गया बल्कि इसके साथ साथ एक पाकिस्तानी आतंकी को होरिफाइड भी किया गया है और जबकि दूसरे आतंकी की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन भी लॉन्च कर दिया गया है। बाकी आतंकियों से याद आया, पाकिस्तान में तेल बचाने के लिए कुछ इमरजेंसी मेजर्स लिए गए क्योंकि वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं और इसलिए अपने देश में फ्यूल कंजम्पशन को कम करने के लिए पाकिस्तान सरकार की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जैसे कि सभी स्कूल्स 2 सप्ताह के लिए बंद रहेंगे, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करेंगी, गवर्नमेंट ऑफिसेज सप्ताह में केवल 4 दिन वर्क करेंगे, 50% तक के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो घर से काम करेंगे, सरकारी डिपार्टमेंट्स के लिए जो फ्यूल अलाउंसेस हैं तो उनको 50% तक कट किया जाएगा, सरकारी वाहनों में से लगभग 60% तक को सड़क से हटा दिया जाएगा और डिपार्टमेंटल स्पेंडिंग को लगभग 20% तक कट किया जाएगा। और पाकिस्तान को ऐसा इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी जो अर्थव्यवस्था है तो वो उनके ही कुकर्मों के कारण पहले से ही अपने बैटरी सेवर मोड में चल रही थी और अब अगर ये मिडिल ईस्ट का क्राइसिस और भी बढ़ जाता है तो इनकी जो बत्ती है वो हमेशा के लिए गुल हो सकती है। बाकी हमें पाकिस्तान से इस बात की पूरी उम्मीद है कि वो तेल बचाने के लिए स्कूल्स बंद कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस के वर्किंग डेज कम कर सकते हैं, लेकिन वो उनके वहाँ पलने वाले आतंकी संगठनों के लिए फंडिंग शायद ही कम करें। और जहाँ तक ये जो इमरजेंसी मेजर्स लिए जा रहे हैं तो यहाँ से जो पैसा बचेगा आपको क्या लगता है वो कहाँ स्पेंड होने वाला है? बाकी एक और अपडेट है कि भारतीय सेना की लेफ्टिनेंट दीक्षा त्रिपाठी ने AIPT में आर्मी मार्शल आर्ट्स रूटीन कोर्स को सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है और इस कोर्स को क्वालिफाई करने वाली वो भारतीय सेना की पहली फीमेल कॉम्बिटेंट बन चुकी हैं। और आपको बता दें कि भारतीय सेना के वन ऑफ द टफेस्ट मार्शल आर्ट कोर्सेज में से एक है और इसलिए इस अचीवमेंट के लिए लेफ्टिनेंट दीक्षा को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब समय है आज के इतिहास का। आज भारत की CISF का रेजिंग डे है। आज के दिन 1968 में 1 असम राइफल्स के राइफलमैन त्रिलोक सिंह छेत्री, 6 असम राइफल्स के राइफलमैन रामू थापा और 2009 में 36 असम राइफल्स के सूबेदार सरवन कुमार ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि CISF को क्यों बनाया गया था? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।